बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। चाचू, उन शाका की साहबजादी से कुछ नहीं निकलने वाला। मुफ्त में मजीद हम अपने भाई की कुर्बानी नहीं देते हैं। अब हम खुद उस शाका की शक्ल तलाश करेंगे। अब इतनी खूबसूरत भी नहीं होगी जो वो मुंह दिखाई की डिमांड करेगा। अरसलान ने मुंह बनाकर शाका की पुरानी तस्वीर देखते हुए तबसरा किया था, जिस पर बैक वक्त आहान, अकबर अली और परवाज ने उसे घूरा था। संजीदा मुद्दे पर बहस करते वक्त इंसान का संजीदा होना लाजिम है। यह बात मैं तुम्हें किस जुबान में समझाऊं कि एक बार में समझ आ जाए? अकबर साहब ने दांत पीसकर पूछा था। बुरा क्यों मना रहे हैं यार? संजीदा होना कौन सा एटम का फार्मूला बनाने जितना मुश्किल है? हो जाता हूं। अरसलान ने कंधे झुकाकर चेहरे पर दुनिया जहां की संजीदगी सजाई थी। तो चाचू, हम जो भी करेंगे इससे जज्बाती किस्म की मखलूक मतलब खवातीन दूर रहेंगी, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन का कम्बिनेशन ज़रा मुश्किल से मिलता है और मोहतरमा की पिछली दफ़ा की हिमाकत हम सबको अजबर है। अरसलान का इशारा जिस तरफ था, अकबर साहब ने समझकर उसे घूरा था, जबकि परवाज एक कटीली नज़र उस पर डालकर लैपटॉप स्क्रीन पर नज़र जमाए सबको हैरत के समंदर में डुबो गई थी। आज से तकरीबन 28 साल पहले जब कमिश्नर सर ने सिविल ज्वाइन किया था, तब एक एसपी के तौर पर उनका तकर्रुर एक ऐसे ज़िले में हुआ था जहां पर शाका नामी ग्रामी गुंडे की दहशत फैली हुई थी। यूं तो शाका की दहशत पूरे मुल्क में जोर पर थी, लेकिन उस शहर में शाका का बोलबाला इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि वो ज़िला शाका का आबाई शहर था। नज़दीक में बंदरगाह होने की वजह से बहरी रास्ते का इस्तेमाल कसरत से करते हुए वो गैर कानूनी काम बड़े पैमाने पर वहीं से करता था। मुस्तकिल ठिकाना भी शाका का वहीं होता था। हजारों की तादाद में उस पर केस दर्ज होने के बावजूद किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो शाका के हाथ में हथकड़ी पहनाने के बारे में सोचने की भी हिमाकत कर ले। इस जिले में भेजे गए ईमानदार ऑफिसर्स का दो ही अंजाम था, या तो मौत या फिर ट्रांसफ़र, और जो ज़मीर फरोश होते थे उसका काम सिर्फ शाका के आगे दुम हिलाना, अपनी वर्दी की बेहुरमती करते हुए शाका के तलवे चाटना होता था। कमिश्नर अंकल वो पहले एसपी थे जो इस जिले में ना सिर्फ 1.5 साल के बड़े अरसे टिके रहे, बल्कि शाका का नींद चैन भी हराम कर दिया था। और शाका की शामत यहाँ तक बुलाई कि बंदरगाह से उसके अरबों डॉलर्स का असलहा, ड्रग्स जब्त करते हुए शाका को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके बाद शाका पूरे 6 महीने तक जेल में चक्की पीसता रहा। उम्र कैद की भी सज़ा मिली थी, लेकिन न जाने कैसे वो जेल तोड़कर फरार हो गया और अब वापस आया है। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते परवाज वहां मौजूद तीनों नफूस की समात जैसे मफलूज कर गई थी। मतलब इतनी मालूमात तो सिवाय कमिश्नर अकबर के किसी के पास नहीं थी। कमिश्नर अकबर खुद हैरान थे। सो इंस्पेक्टर अरसलान साहब, ये ब्यूटी विद ब्रेन के मिसाल ना बहुत पुरानी है। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। जो आप सोच सकते हैं वो मैं कर सकती हूँ। सो अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करें। परवाज अपने मखसूस पूरा एतमाद लबो लहजे में अरसलान को चारों शाने चट कर गई थी। कमिश्नर अकबर और आहान आंखों में सताइश लिए मुतासिर कुन नजरों से उसे देख रहे थे। वाकई ये लड़की उनकी सोच से ज्यादा ज़हीन और समझदार थी। बेटा, आपको ये सारी मालूमात कहाँ से दस्तयाब हुई? कमिश्नर साहब पूछे बगैर नहीं रह सके थे। बस अंकल, जॉब ही ऐसी है। बाल की खाल ना निकाले तो हम जर्नलिस्ट को चैन नहीं आता। परवाज हौले से मुस्कुराई। तभी मुलाजमा ने आकर डिनर का बताया था, जिस पर सब सर हिलाते बाहर निकल गए थे। बाहर निकल रही परवाज को अरसलान ने खींचकर दीवार से लगाया था। कहाँ से आई इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास? अरसलान के सवाल पर परवाज एक अदा से मुस्कुराई थी। सोर्सेज इंस्पेक्टर साहब, सोर्सेज, आप नहीं समझेंगे। परवाज जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ अरसलान का दिल जलाती वहां से निकल गई थी। अरसलान भी मुंह बसूरता उसके पीछे हुआ था। खामोश और खुशगवार माहौल में हल्की फुल्की बातों के दरमियान डिनर किया गया और सब आकर चाय के इंतजार में हॉल में बैठ गए। चौधरी का क्या बना अकबर अली? दाबू ने निशवा के हाथ में थामी ट्रे से कप उठाते हुए अकबर अली को मुखातिब किया। अभी तक तो कुछ नहीं। हर महकमे में ज़मीर के सौदागर मौजूद हैं। हम इतने जतन करके मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं, बदले में बजाय शाबाशी के हमसे बास पुर्स किया जाता है। चौधरी का भी वही हाल है। मंदिर पर कोई नहीं आ रहा, बस अपना नाम पोशीदा रखकर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है कुछ दिनों में बेल मिल जाए उसे। 4 से 5 वकील की फौज घूम रही है जमानत के चक्कर में। अकबर अली तनफुर से बोले, जिस पर दाबू की भवें तन गई थीं। लेकिन यही हकीकत थी सिस्टम की। हिबा, जो भी डिनर करके सुबान को शाम से लेने आई थी, अकबर साहब की बात पर हतमी फैसला करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। चाचू, कोशिश करते रहें, यह कमीना इंसान बाहर नहीं निकलना चाहिए। हशाम सुबान को अपना फ़ोन पकड़ाता भीचे लहजे में बोला।
कोशिश तो कर रहे हैं हाशी, लेकिन चौधरी बड़ा शातिर इंसान है। कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा है जिस केस पर खातिर ख्वाह असर हो, उस परवाज वाले वीडियो क्लिप के अलावा। आहान अफसोस से बोला। मर्डर केस तो इतना बड़ा होता है ना आहान भाई कि चौधरी अपने अंजाम तक पहुंच सके। अचानक हॉल में गूंजी हिबा की मुस्तहकम आवाज़ पर सबने बैक वक्त हैरानी से रुख मोड़कर सीढ़ियों के पास खड़ी हिबा को देखा, जिसकी आंखें शायद रोने की वजह से सुर्ख अंगारा थीं। आवाज़ भी भीगी हुई थी, लेकिन लहजा पूरा एतमाद था। क्या मतलब है आपका बेटा? सबके जहन में खुलबिला रहे सवाल को दाबू ने जुबान दी थी। सॉरी बहुत छोटा और मामूली लफ्ज़ है, लेकिन मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। हिबा छोटे छोटे कदम उठाती नादिम से सबके दरमियान चली आई थी। सबने उलझकर उसका झुका सर देखा, जबकि हशाम के तासुरात स्पाट हुए थे। बेटा क्या कहना चाहती हैं? खुलकर कहें। बेटियां सर झुकाकर खड़ी होती अच्छी नहीं लगती, सर का ताज फखर से बुलंद होना चाहिए। दाबू कप सेंटर टेबल पर रखते उठकर हिबा के करीब आते हुए हौसला देने के अंदाज में नरमी से बोले, जिस पर हिबा की आंखें बरस पड़ी थीं। दाबू, नीलम और मिस्टर एहतशाम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि चौधरी ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया था। हिबा ने कांपती आवाज़ में सबकी समात पर धमाका किया था। स्प्रिंग की तरह अपनी अपनी जगह से खड़े हुए तमाम नफूस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। दाबू के कदम खुद लड़खड़ा गए थे। बस एक हशाम था जो सुर्ख आंखों में अंगारे लिए हिबा के झुकते लड़सते वजूद को भस्म करने के दर पर था। नीलम ने मरने से पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उसने साफ कहा था कि मिस्टर एहतशाम और उसका एक्सीडेंट उसके भाई सुलेमान चौधरी ने करवाया है। बल्कि इससे पहले भी चौधरी 2 बार मिस्टर एहतशाम पर जानलेवा हमला करवा चुका था, नीलम को प्रेशराइज करने के लिए। जब वो उसके दबाव में नहीं आई तो उसने। हिबा ने लब भींचकर उजली हथेली दाबू के आगे कर दी थी, जिस पर ब्लैक पेन ड्राइव चमक रहा था। सब अब भी सकते में थे, बस हशाम की शरियानें फटने के करीब थीं। नीलम ने कहा था कि मैं इस शहर से भाग जाऊं और किसी तौर ये पेन ड्राइव आप लोगों तक पहुंचाऊं। उसने एड्रेस भी दिया था मुझे, लेकिन जहां आने के बाद मुझे खदशा लाहक हुआ कि हकीकत जानने के बाद अगर आप लोगों ने मुझसे सोबान को छीन लिया तो। बस इसी खुदगर्जी में मैंने आप लोगों से राब्ता नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हिबा रोते हुए घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई थी और हशाम धड़ाम की आवाज़ से सेंटर टेबल पर लात मारता, सोबान को लेकर धप धप करता राह में आई हर चीज़ ठोकर मारते हुए वहां से निकल गया था। हिबा ने लब भींचकर आंसू अपने अंदर जज्ब करते हुए रुख मोड़कर उस आंधी तूफान बने सितमगर को देखा था, जो नाक के सीध में जाकर धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर कमरे में बंद हुआ था। दरवाज़ा बंद होने की दरो दीवार में ताज पैदा करती आवाज़ पर हिबा ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीका गला घोंटते हुए घुटी घुटी सी सिसकी दबाई थी। आप सब मेरा यकीन करें, मैंने सब सिर्फ शहजादे के लिए किया। शहजादे मेरा वाहिद रिश्ता है। शहजादे के अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ता, कोई वजूद आया ही नहीं था। जब एक नन्हे से वजूद ने मेरी खामोश वीरान ज़िंदगी में हलचल मचाना शुरू की तो मैं इसे आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। लेकिन सच ये भी है कि नीलम ने सोबान की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी थी। बस ये सबूत आप लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश की थी ताकि मिस्टर एहतशाम को इंसाफ मिल सके। यकीन करें, बस अपनी ममता से मजबूर होकर मैं खुदगर्ज हो गई थी। मेरा इतना कसूर है कि मैं अपने मतलब के लिए आप तक नहीं पहुंची। मैं मतलब ही सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि मैं शहजादे को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नहीं हो सकती थी मैं उस मासूम वजूद से जुदा, जिसने मुझे ज़िंदगी का मतलब समझाया, जिसने मुझे जीना सिखाया। सोबान के मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं क्या थी? कुछ नहीं। बस हर यतीम खाने में आँख खोलने वाले बच्चे की तरह एक ही मकसद था, अपना एक नाम और पहचान बनाना, दुनिया के मुकाबिल अपने बेमानी वजूद को मानी देना। बस अपनी ज़ात का लोहा मनवाने के लिए मैं रात दिन किसी मशीन की तरह अपने आप को तख्ता मश्क बनाए रखती थी। लेकिन शहजादे के वजूद ने मुझे इस मशीनरी ज़िंदगी से निकाल कर एक नई दुनिया से तारुफ कराया। शहजादे के हमराही में डॉक्टर हिबा ने रिश्तों, मोहब्बतों, चाहतों, खिलखिलाटों की दुनिया में कदम रखा। शहजादे के बगैर अब मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शहजादे से जुदा होना मेरे लिए सुहाने रूह है। इसलिए आप सबसे बस इतनी ही गुजारिश है, नफ़रत करना है करें, क्योंकि मैं आप सबकी मुजरिम हूँ। मुझसे नफ़रत करना आप सबका हक है, लेकिन खुदारा मुझसे मेरी आती जाती सांसों की वजह मत छीनिएगा, प्लीज़। हिबा भीगी आवाज़ में अपनी मुख्तसर सफाई देने के बाद हाथ जोड़ गई थी, जिस पर दाबू ने लब भींचे थे।
वो अपनी सफाई में तमाम ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़िया करने के बाद अब कालीन पर बैठी रोते हुए उन मेहरबान लोगों की गुस्सा, नफरत, फटकार, धुतकार के मुंतज़िर सर झुकाकर आंसू बहाने में मशगूल थी, जब एक मेहरबान लम्स ने उसके कंधे को छुआ था। सख्त नफरत अमेज रवैये के मुंतज़िर हिबा ने चौंक कर अपने दाएं जानिब देखा था, जहां आंसुओं से तर चेहरे पर नरम तासुरात लिए तंजीला बेगम दोदानो बैठी उसे ही देख रही थी। मुझे माफ़, हिबा ने लरसते हाथ जोड़ने चाहे थे, जब तंजीला बेगम ने उसके हाथ अपने हाथ में थामकर नफ़ी में सर को जंबिश दिया था। किस बात की माफ़ी बेटा? आपने कौन सा गुनाह किया है? किसका जानी या माली नुकसान किया है आपने? कसूर क्या है आपका जो सर झुकाए नादिम बैठी हैं? उठे फ़ौरन से। तंजीला बेगम ने मोहब्बत से टपटते हुए उसे ज़बरदस्ती अपने बराबर खड़ा किया था। बाकी सबका सकता टूटा तो सब उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए थे। क्या गलत किया आपने? आपकी जगह मैं होती है या यहाँ मौजूद कोई भी शख्स होता तो लाजमी यही करता, अगर वो वाकई सुबान से मोहब्बत करता तो। तंजीला बेगम ने दोनों हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। उनके नरम अंदाज पर हिबा के आंसू बजाय रुकने के और जोर पकड़ गए थे। माँ हूँ मैं, 3 बच्चों की। माँ और ममता की तड़प को अच्छे से समझती हूँ। माँ की ममता सही गलत की हदूद नहीं देखती। और आप जिसे खुदगर्जी का नाम देकर गाली दे रही हैं ना, वो आपके शहजादे को लेकर बेगर्ज मोहब्बत है। हमारे शहजादे के लिए बेलौस मोहब्बत है। खुद को मतलबी कहकर शहजादे के लिए जो आपके दिल में ममता है उसे ठेस नहीं पहुंचाएं। तंजीला बेगम ने नरम को लहजे में कहते हुए उसके आंसू वापस साफ किए थे, जो पहले नदामत से अब इंकिसारी से झलक पड़े थे। मतलब ये तब होता बेटा जब शहजादे की परवरिश करने में आपका कोई ज़ाती मुफाद छुपा होता। खुदगर्जी ये तब कहलाती जब शहजादे आपके पास होने से आपकी ज़ात को कोई नफ़ा पहुंचता। एक खूबसूरत जवान काबिल स्टेबल लड़की को एक नौमौलूद बच्चे से क्या हासिल होना था सिवाय वक्त के ज़िया के। ये उम्र तो होती है अपने बारे में सोचने की, अपनी ख्वाहिशात को अहमियत देने की, लेकिन आपने अपनी ख्वाहिशात पर ज़ुबान को फोकियत दी। ये खुदगर्जी नहीं, खुद फरामोशी है। और बहुत खुश नसीब है हमारा शहजादा जो उसे आप जैसी माँ मिली। तंजीला बेगम ने वापस उसके आंसू साफ किए थे। उनकी आला ज़र्फी पर हिबा बेसाख्ता उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। बिल्कुल सही कह रही है तंजीला, तुम्हारी जगह हम में से कोई भी होता तो यही करता। अपने जिगर के गोशे को खुद से जुदा करना आसान नहीं होता, और इस तरह अनजान लोगों के हवाले करने का तसव्वुर भी सुहाने रूह होता है। तहसीन बेगम ने तंजीला बेगम से लिपटी हिबा के सर पर शफकत से हाथ फेरा था। हिबा के एतराफ़ के बाद उन्हें असल मुखालफत की उम्मीद तंजीला बेगम की तरफ से ही थी, लेकिन एहतशाम की मौत से जो इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आया था, सुबान के नन्हे वजूद ने वो वापस नरमी में बदल दिया था। बिल्कुल भाई, इसमें फ़ायदा तो हमारा हुआ है। अगर उस वक्त आप हमसे ये सच नहीं छुपाती तो हमें इतनी प्यारी बेटी कैसे मिलती? दाबू ने करीब आके उसके सर पर हाथ रखा था। हिबा ने तशक्कुर भरी नजरें उनकी तरफ उठाई थीं। आंसू अब भी गालों पर बेपरवाही से बह रहे थे। बेटियां रोया नहीं करती। जब घर की रहमत के आंखों से आंसू गिरते हैं ना, फिर उस घर में मुसलिहत, रहमत और खुशियों की बारिश थम जाती है। इसलिए आंसू साफ करें अपने। हर चीज़ में अल्लाह की मुसलिहत शामिल होती है। जो जब होना होता है तभी होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप खुद को मज़ीद हल्का नहीं करें। दाबू ने अपनी भारी आवाज़ में नरमी पैदा किए समझाया तो हिबा हौले से मुस्कुरा दी। किसी नेकी का सिला ही थे ये मेहरबान लोग उसकी ज़िंदगी में। भाभी, आप अपने आंसुओं का ज़िया नहीं करें। आप उस चौधरी को दिन में चांद और रात में जायदाद की चमक का मतलब तो हम सिखाएंगे। अरसलान मुठिया भींचकर अपने अंदर के इश्ताल को दबाते हुए चबा कर बोला, जिस पर नीलम की मौत की साजिश की खबर से अब तक सकते में मौजूद परवाज़ ने हैरानी से लाल अंगार चेहरे पर जब्त के कड़े पहरे लगाए अरसलान को देखा था। इस वक्त उसके चेहरे से शौकी अक्सर गायब थी। चाचू, चौधरी का केस अब मैं ही देखूंगा और इसे बताऊंगा कि उसने इस दुनिया में जन्म लेकर कितनी बड़ी नाकाबिले तलाफी गलती की है। अरसलान जबड़े भींच कर कहता हिबा के हाथ से पेन ड्राइव लेकर लंबे लंबे डग भरता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरसलान कहाँ? अतर साहब पहली बार उसे इस कदर गुस्से में देख भौंचका के रह गए थे। चौधरी को अपना तारुफ देने डैड, उसे भी तो मालूम हो उसने अपनी लालच में जिस जान को नुकसान पहुंचाया है, उस जान में कितनों की जान बसती थी। अरसलान बिना पलटे भींचे भींचे अंदाज में कहता वहां से निकल गया था। सबने उसके गुस्से पर बस परेशान नजरों का तबादला किया था। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं उसे देखता हूँ। रात बहुत हो गई है, आराम कर लें सब। अकबर साहब संजीदगी से कहते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े थे।
धचका बहुत बड़ा था सबके लिए, लेकिन अपनों का साथ था तो संभलना ही था। दाबू के इशारे पर सब शिकस्ता कदम उठाते अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। बस हिबा तीनों बेगमों के साथ वहीं खड़ी थी। शुक्र था कि अंसार साहब आज घर नहीं थे। बेटा, आप भी जाओ, आराम करो। तंजीला बेगम के कहने पर हिबा ने नफ़ी में सर को जंबिश दी थी। जिस इंसान का हंसते मुस्कुराते शोको चंचल अंदाज की वो आदी हो गई थी, इसका जाहो जलाल, सर तो स्पाट अंदाज, गुस्सा नफरत वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं कहेगा वो तुम्हें, शामी का दीवाना है, अचानक ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिक्र नहीं करो तुम, बल्कि चलो मैं छोड़ आऊं। हिबा को मुसलसल नफ़ी में सर हिलाता देख शमीम बेगम जबरदस्ती उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। भाभी, चिराग तले अंधेरा सुना था, आज मालूम भी हो गया। दुनिया को हमारे घर से इंसाफ मिलता है और हमारे ही बेटे का मुजरिम खुला घूम रहा है। तंजीला बेगम के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। तहसीन बेगम ने खामोशी से उन्हें अपने साथ लगा लिया। जाओ शाबाश, कुछ नहीं कहेगा। गुस्से में अपना आपा खोने की आदत इस घर के किसी मर्द की तरबियत में शामिल नहीं है, बेफिक्र रहो। हिबा की रोनी शक्ल देख शमीम बेगम ने उसे आंखों से तसल्ली देते हुए कमरे के अंदर तक खुद छोड़कर दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पलटकर एक बेबस नज़र बंद दरवाजे पर डालकर हिबा ने सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए हलक तर करके डरते डरते रुख मोड़ा था। तमाम तर हिम्मत जमा करती भीगी पलकें उठाकर नज़र उस आतिशफजा बने सितमगर की तलाश में दौड़ाई। खाली बेड देख जहाँ हिम्मत बंधी थी, वहीं कमरे में हशाम और सुबान की गैर मौजूदगी ने अंग अंग में बेचैनी सी भर दी थी। हिबा ने एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर मुतलाशी निगाहें वापस दोनों की तलाश में पूरे कमरे में घुमाई थीं। अब भी नाकामी ही मुकद्दर बनी थी। अब तो वो बाज़ाब्ता परेशान हो गई थी। आंखों से वापस झरना रवां होता कि यकायक नज़र बालकनी के खुले ग्लास डोर पर गई थी। शुक्र, हिबा ने सर उठा के बेसाख्ता शुक्रिया अदा किया था। फिर छोटे छोटे कदम उठाती बालकनी के ग्लास डोर तक आई। पर्दा जरा सा सिरकाया तो शाम की चौड़ी पश्त नजर आई थी। साथ सुबान की अजीबो गरीब जुबान समाज से टकराई। बेफिक्र रहें, बेएतबार ही सही, लेकिन कहीं नहीं भागा हूँ इस सुबान को लेकर। अंदर घुटन हो रही थी तो सोचा बालकनी में फ्रेश एयर ले लूँ। हशाम की तरफ से सर्द लहजे में किए गए दानिस्ता तंज पर हिबा ने लब भींचे थे। मैं तो बस। हिबा ने अपनी सफाई में मुंह खोला ही था जब वो जब्त से लाल भभूका चेहरे के साथ सुबान को लिए ग्लास डोर धकेल कर उसके मुकाबिल आया था। मुकाबिल की सुर्ख आंखों में तैर रही सुर्ख डोरों के साथ सर्द मेहरी ने हिबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ा दी थी। हिम्मत के साथ अल्फाज भी हलक में ही दफन हो गए थे। मुकाबिल की सर्द नज़रों की ताब ना लाते हुए हिबा ने बेदर्दी से लब कुचलते हुए हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। टांगों में इतनी कुव्वत तो थी नहीं जो कदम उठा ले। हशाम ने नागवारी से उसका ये अमल देखा, फिर हंकारा भरता बेड की तरफ बढ़ गया। मोहतरमा को जो करना था कर चुकी हैं, बेतबारी की मार मुझे मार चुकी हैं और अब मासूम ऐसे बन रही हैं जैसे मासूमियत तो इन पर ख़त्म है। इतनी बार पूछा था, हिंट तक दिया था, लेकिन वही एक रट थी कि कुछ नहीं है। और आज जब सारे राज अफशा हो गए हैं तो खुद मजलूमियत की चादर ओढ़कर मुझे जालिम जाबिर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। हशाम कदरे ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाता सुबान के गिर्द तकिया सेट करने लगा था। कमरे की तनाव ज़्यादा माहौल को जूते की नोक पर रखते हुए सबसे बेनियाज सुबान साहब तकिए पर चढ़कर किलकारियां मारने में महव हो गए थे। सुबान के चारों तरफ तकियों का मजबूत दीवार कायम करने के बाद हशाम का रुख वार्डरोब की तरफ था। कपड़े निकालकर पूरी कुव्वत से कबर्ड का दरवाज़ा बंद किया था, जिस पर अपने ख्यालों में गुम हिबा की घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई थी। दोबारा वॉशरूम बंद होने की उससे तेज़ आवाज़ पर हिबा ने बेसाख्ता एक हाथ मुंह और दूसरा सीने पर रखा था। सच कहा था तुम्हारे चाचू ने, इस बंदे के गुस्से को जगाने का मतलब हुआ अपने लिए आताब को आवाज़ देना। अब अल्लाह ही हिफाजत करेगा मेरी। हिबा 90 तुले कदम उठाती बेड के करीब सुबान के पास आकर बैठ गई थी। सोबी, तुम तो जानते हो ना, मम्मा ने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मम्मा भी चाहती थी सोबी के मम्मा डैडी को इंसाफ मिले, बट मम्मा डर गई थी। वो अपने सोबी अपने शहजादे को खोना नहीं चाहती थी। मम्मा ने गलती की बस अपने सोबी के लिए। और हिबा भीगी आवाज़ में सुबान के मुकाबले सफाइयाँ पेश कर रही थी जब अचानक अकब से भारी सर्द आवाज़ बुलंद हुई थी। इनफ डॉक्टर, कम से कम बच्चे को अपनी झूठी सफाई से बहलाने की कोशिश नहीं करें। हशाम की तेज़ आवाज़ पर हिबा हड़बड़ा के अपनी जगह खड़ी हुई थी। मिस्टर हशाम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने वो सब। हिबा घिघियाई, लेकिन हशाम की सर्दो स्पाट आवाज़ ने अगले अल्फाज को हलक में ही दबा दिया था। ये झूठ ही है डॉक्टर। अगर आप वाकई ऐसा कुछ चाहती थी, वाकई आप शामी भाई और भाभी को इंसाफ दिलाना चाहती थी, तो आज से 5 महीने पहले ही चौधरी जेल की सलाखों के अंदर होता।
हशाम लहजे में कांच सी चुभन लिए जता गया था, जिस पर हिबा लब सर झुकाकर चबाने लगी थी। 5 महीने हो गए डॉक्टर हमारे निकाह को। अगर वाकई आपकी ऐसी कोई चाह होती तो आप हमारे निकाह के दूसरे दिन ही सारे सबूत और सच्चाई सबको मुकाबले बयान कर देती। बचा क्या था हमारे दरमियान, निकाह हमारा हो चुका था। जुबान की सच्चाई किसी ना किसी दिन मंदिर पर आनी ही थी, तो बाकी क्या रहा था। हशाम ने बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर हिबा कटी पतंग की तरह उसके सीने से जा चिपकी थी। हकीकत यही है डॉक्टर कि आप चाहते ही नहीं कि भाई और भाभी को इंसाफ मिले। हशाम ने अपने सीने से लगकर गहरे गहरे सांस ले रही हिबा को झटका दिया था। आपने मना किया था मुझे जुबान की सच्चाई किसी को भी बताने से। हिबा ने कमज़ोर आवाज़ में एहतजाज किया था, जिस पर हशाम के लबों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ था। अच्छा, वो बेवकूफ़ अहमक कौन था डॉक्टर जो आपके पीछे पिछले 2 हफ्तों से ख्वार हो रहा था, चौधरी पर केस करने के लिए गुजारिश करता घूम रहा था, आपकी मिन्नतें कर रहा था। हशाम ने उसे थोड़ी सी पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी सर्द आंखों में देखने पर मजबूर किया था। अंदाज़ा मुझे पहले दिन से था डॉक्टर कि कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि वो पोशीदा राज मुझ पर कहर बनकर टूटेगा। भाई था वो मेरा डॉक्टर, जिसका कत्ल हुआ। मैं मकतूल का भाई हूँ। क्या आपकी नज़र में हकीकत जानने तक का मैं हक नहीं रखता? इतनी बेएतबारी क्यों डॉक्टर? हमने तो हमारे दरमियान एतबार की मजबूत डोर बांधी थी ना। फिर हशाम के टूटे बिखरे अंदाज पर हिबा की आंखें झलकी थीं। हशाम ने बड़ी नरमी से उसे अपने गिरफ्त से आज़ाद करते हुए दोनों हाथ गने भालों में फंसाकर 2 कदम पीछे लिए थे। सॉरी, शायद मैं गलत हूँ डॉक्टर। यहाँ लफ्ज़ हम नहीं, मुझे सिर्फ मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एतबार की डोरी तो आपसे मैंने बांधी थी, उम्मीदें तो मैंने आपसे वाबस्ता की थी। आपने उस डोर का दूसरा सिरा थामा या नहीं, ये तो जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज साबित हो गया कि इस डोर को सिर्फ मैंने ही मजबूती से थाम रखा था। आप तो सिर्फ हमारे दरमियान हुए मुआहदे की मुद्दत पूरी कर रही थी। मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट, सारे फसाद की जड़ ही यही है। बालों में हाथ फंसाए अजियत से कहते हुए अचानक ही हशाम लफ्ज़ कॉन्ट्रैक्ट को दांतों तले पीसकर कबर्ड की तरफ बढ़ा था। कबर्ड खुलने के कान के पर्दे फाड़ती आवाज़ पर हिबा ने उछलकर नज़र उठाई थी, जहां हशाम खड़ा एक एक चीज़ बाहर फेंक रहा था। इससे पहले कि हिबा कुछ कहती, वो ब्लू फाइल लेकर सेंटर टेबल की तरफ बढ़ा था। फाइल में मौजूद पेपर्स को पूरे टेबल पर फेंकते हुए मतलूबा पेपर लेकर हशाम हिबा की तरफ मुड़ा था। सारे फसाद की जड़ यही है ना डॉक्टर? असल मसला ही ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ही आज ख़त्म कर देते हैं, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हशाम पेपर लिए ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। शायद दराज से अपनी मतलूबा ज़रूरत की चीज़ लेकर अब उसका रुख बालकनी की तरफ था। इस सारी कार्रवाई के दौरान खामोश, हैरान, परेशान, तमाशाई का किरदार अदा कर रही हिबा हवास बाख्ता सी बालकनी की तरफ बढ़ी थी, जहाँ वो हाथ में मौजूद पेपर को लाइटर के शोले से जला रहा था। मिस्टर हशाम, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं? ये क्यों जला रहे हैं? छोड़ें इसे। हिबा आधे से ज़्यादा जल गए पेपर की तरफ झपटी थी, लेकिन हशाम ने लाइटर बुझाकर दूसरे हाथ से काबू कर लिया था। मिस्टर हशाम, पागल नहीं बने, आप जला क्यों रहे हैं इसे? हिबा उस हशाम के जुनूनी अंदाज पर चीखी थी, लेकिन मुकाबिल कान लपेटे फड़फड़ा रही हिबा को काबू किए जल रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को सुलगती नज़रों से देख रहा था। किस्सा ख़त्म, दुकान बंद। सारी बेएतबारी की वजह ये कॉन्ट्रैक्ट थी। सो नाउ नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नो मोर सीक्रेट्स। रात पर तमस्करी नज़र डालकर हशाम इत्मीनान से हिबा की तरफ मुड़ा था, जो फक चेहरे के साथ रात को देख रही थी। चलें, तो एक सीक्रेट मैं भी अपना शेयर करता हूँ आपके साथ। हशाम सीने पर बाजू बांधते हुए मुकम्मल हिबा की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिस पर हिबा ने भीगी आंखें चौंक कर मुकाबिल की जानिब उठाई थीं। मतलब अब कौन सा इंकशाफ बाकी था? इसके चौंकने पर हशाम के लब तो मुस्कुराए थे, लेकिन आंखें बेतासुर थीं। ये कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दोनों जाली थे। 4 साल क्या, 400 साल बाद भी आपको हशाम अली से रिहाई नहीं मिलने वाली थी। एक बार जो चीज़ हशाम अली के दस्तरस में आ जाए, फिर वो अपनी भी नहीं होती। हशाम के स्नेह इंकशाफ पर हिबा ने बेयकीनी से उसके तमस्कर उड़ाते मुस्कुराहट को देखा था। इस कॉन्ट्रैक्ट के पत्ते को मैंने फेंका ही आपकी रजामंदी हासिल करने के लिए था। इतना बेगैरत नहीं हूँ डॉक्टर जो एक लड़की को पूरी दुनिया के सामने अपना नाम दूँ, फिर इसी दुनिया में गुमनाम कर दूँ। इतना बेहिस नहीं हूँ जो अपने मफाद के लिए एक माँ से उसकी औलाद और एक बच्चे से उसकी माँ छीन लूँ। एक माँ का बेटा हूँ, एक बहन का भाई हूँ, सबसे अहम एक मर्द हूँ, जिसे अल्लाह ने बनाया ही औरतों की हिफाजत के लिए है। औरतों की ज़ात उनके एहसासात से खेलने वाला वजूद ना इंसान कहलाने के लायक होता है, ना ही मर्द। हशाम ने मजबूत लहजे में कहते हुए रुख मोड़ लिया था।
हिबा बेयकीन से उसकी पश्च तक रही थी। जब आपने कहा था कि आप सुबान के लिए सारी ज़िंदगी बिना शादी किए रह सकती हैं, तभी मैंने आपको अपने निकाह में लेने का पुख्ता इरादा कर लिया था। लेकिन मैं ये भी जानता था आप मेरे प्रपोज़ल पर हाँ नहीं करेंगी, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट नामी कागज़ के टुकड़े का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यकीन करें, अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में आप मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत छुपाएंगी, तो मैं हरगिज़। हशाम ने ज़ोर से रेलिंग पर हाथ मारा था, जिस पर हिबा के लब फड़फड़ाए थे, लेकिन अल्फाज नहीं थे जो इस्तेमाल करती। यूँ भी मेरी तरबियत ऐसी नहीं डॉक्टर कि 4 साल तक अपने मफाद के लिए किसी वजूद को अपने साथ बांध कर रखूं और मुद्दत पूरे होते ही बिना जवाज़ी 3 बोल पर सारे ताल्लुकात तर्क कर दूं। पहले दिन से मैंने आपसे कहा था कि निकाह मजाक नहीं होता, इज़्दवाजी ज़िंदगी में समझौता नहीं होता, इज़्दवाजी ज़िंदगी समझौता नहीं होती। लेकिन कभी आपने मेरा एतबार ही नहीं किया। मुझे तो गिला करने का भी हक हासिल नहीं शायद। इन पेपर्स को इसलिए खाक कर दिया कि आप पर एतबार करके जो धचका आज मुझे लगा है, कल वो सदमा आपको ना पहुंचे। हशाम नीचे झुककर टाइल से राख उठाकर साइड रख के बड़े से गमले में डालकर हिबा के साइड से होता कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। हिबा भी मरे मरे कदम उठाती उसके पीछे ही आई थी। इतने बड़े इंकशाफ के बाद बजाय गुस्सा होने के हिबा के अंदर एक सुकून सा उतरा था। अंदर बेचैनी की दहकती आग चंद बोल से ही ठंडी पड़ गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? हशाम को जैकेट पहनकर फ़ोन चाबी वगैरह उठाता देख हिबा बेसाख्ता ही सवाल कर गई थी। अब ये घर भी आपका है, ये सारे रिश्ते भी आपके हैं और सोबान भी आपका है। फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये नाकाबिल एतबार बंदा कहीं भी जाए? हशाम का बर्जस्ता छिकवा हुआ था, आंखें अब भी लाल थीं। एहतशाम की मौत की असल वजह जानकर जख्म वापस हरे हो गए थे और इसे अभी इस सब से दूर जाना था। मिस्टर हशाम प्लीज़। हिबा तड़प कर अपनी जगह खड़ी हुई थी, जिस पर हशाम फीका सा मुस्कुराया। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है डॉक्टर, इसे ये मतलब अखज़ नहीं करें कि आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आप मेरे और मेरे घर की इज्जत हैं, इसलिए कह रहा हूँ। हिबा के मुंह खोलने से पहले ही हशाम ने हाथ उठाकर सफाई दी थी। एक मर्द को ज़ेब नहीं देता कि वो खुलेआम अपने अंदर का गुबार निकाले। ना ही मेरी तरबियत मुझे इजाज़त देती है कि मैं आपके मुकाबिल चीखूं, चिल्लाऊं, अपनी भड़ास निकालूं। लेकिन इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे भी। बस यूँ समझ लें, नए सिरे से मातम करने जा रहा हूँ, अपने भाई जैसे भाई को खोने की, अपने नए सिरे से यतीम होने की। हशाम घनी भूचों तले अनाबी लब भींचकर दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करता, आंखों की नमी छुपाता कमरे से निकल गया था। पीछे हिबा की भीगी आंखें बंद दरवाज़ा तकती रह गई थीं। अब अगला सीन। ये खेत, वो बड़ा वाला खेत और वो बहुत बड़ा वाला खेत, सारे खेत हमारे हैं अनवर। नूरी ने उंगली से उचक उचक कर इशारा करते हुए चेहरे पर अजली संजीदगी सजाए खड़े अनवर से तस्दीक चाही। जी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सारे खेत आपके हैं। अनवर ने आपके पर खास जोर दिया था। सच्ची? इतने सारे खेत हमारे हैं? नूरी मारे खुशल के उछल पड़ी थी। उसके वापस हमारे कहने पर अनवर की तेवरी चढ़ी थी। मोहतरमा, सारे के सारे खेत आपके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके। समझ आ गई है बात आपकी? अनवर ने आपकी पर खासा दबाव डाला था ताकि इस छोटी बला की बात समझ में अच्छे से आ जाए। नूरी के रोज़ रोज़ याद दिलाने से आखिरकार आज अनवर वक्त निकालकर उसे उसकी जागीर की सैर कराने लेकर आया था और पिछले आधे घंटे से अपनी खामोश मिजाजी के बरखिलाफ नूरी को एक एक चीज़ की तफसील बता रहा था। और ये मोहतरमा थी कि बजाय इतनी ही मालूमात पर इत्तफाक करने के उसे मज़ीद सवालों जवाब करके खुशिया चहक को तपान करके अनवर का जब्त आजमा रही थी। अब इस लफ्ज़ हमारे ने तो अनवर का दिमाग ही घुमा दिया था। बचपन से चौधरी की जेल हजूरी में ज़र खरीद गुलाम से बदतर ज़िंदगी गुजरा रहे अनवर को कहाँ आदत थी इस अपनायत की, जो ये लफ्ज़ समात को भला मालूम होता। यहाँ तो लफ्ज़ हमारा समात पर हथौड़े की तरह बरसा था। बात तो मेरी समझ आ गई, लेकिन आप हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करते हैं, ये मेरी समझ नहीं आई। नूरी उसके लहजे पर मुंह बसूर कर बोली। हमा वक्त हवेली में इस शेर अनवर की धाड़ तो अब नूरी को आदत ही हो गई थी। वो जानना आपके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है, जो आपके इल्म में होना चाहिए उसी पर ध्यान दें आप। अनवर नागवारी से बोला, जिस पर नूरी ने नाक चढ़ाई थी। इस खड़ूस बंदे से अच्छा तो मेरा वो 1.5 फुट का दुश्मन था। जुबान का इस्तेमाल भले ही नहीं करता था, लेकिन हाथ पैर और दिमाग चलाने में तो सुबान साहब का कोई सानी नहीं था। और एक ये मोहतरम बोरिंग इंसान है, 2 लफ्ज़ बोलते हैं, वो भी कड़वा नीम के शीरे में मुंह तक डूबा कर। खड़ूस ना हो तो। नूरी सामने लहलहा रहे धान के पौधों पर हाथ फेरती बुरे बुरे मुंह बनाती बड़बड़ाई।
मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सैर हो गई हो तो घर चलें। अनवर खुद कलामी में मसरूफ नूरी के कान में तकरीबन चिल्लाया था। अचानक धाड़ पर हड़बड़ाकर खड़ी होती नूरी का पैर फिसला था। इससे पहले कि वो लहलहाते धान के खेत पर अपना धान पान सा वजूद लेकर सितम ढाती, अनवर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसका बाजू अपनी आनी गिरफ्त में लिया था। अपनी चादर दुरुस्त करें और हवेली चलकर बाकी की नींद पूरी कर लें। अनवर उसे सीधा खड़ा करते हुए तंज कर गया था। कोई नहीं, मैं सो रही थी, आपकी वजह से गिरने वाली थी। हम वक्त गरजते बरसते रहते हैं, कभी बंदा प्यार से भी बात कर लेता है। नूरी मुकाबिल के बात पर बात किए जाने वाले तन से तप कर बोली, मैं ऐसा ही हूँ, शेरी जुबानी मुझे नहीं जचती। अनवर ने सर्द अंदाज में बेनियाजी से मुतला किया, बिल्कुल, हुलिया भी तो आपने गुंडों वाला बनाया हुआ है। नूरी ने ब्लैक जीन्स पर खाकी रंग का कुर्ता पहने आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए लंबे चौड़े से अनवर का तनकीदी जायजा लिया था। ये गुंडा ना आपके जेल में चिल्ला काट रहे शरीफ भाई की इनायत है। अब चलें। अनवर ने तल्ख हकीकत को तंज में लपेटकर मुकाबिल खड़ी लड़की के मुंह पर मारा था, जिस पर नूरी ने नाक चढ़ाई। मतलब इसकी क्या गलती थी इसमें भला? नहीं, आपने कहा था आप मुझे हमारा बाग दिखाएंगे। नूरी ने जानकर लफ्ज हमारा पर खासा जोर डाला था कि अपनी तरफ से अनवर से उस तंज का बदला निकाला था, जिस पर अनवर ने आंखें सुकेड़कर उस बला को देखा था। फिर सर झटकता रोड पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? ये धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। आपने कहा था मुझे खेत बाग सब दिखाएंगे, अब इतने पर ही मुझे टकरा रहे हैं। मैं नहीं आ रही आपके साथ। नूरी दौड़कर जीप में बैठे अनवर के पास आती हाँफती कांपती बोली, जिस पर अनवर ने माथे के बलों में इजाफा करते हुए गुस्सा जब्त करने के लिए आंखें घुमाई थीं। आप जीप में बैठे या फिर यहीं सैर सपाटे करती रहें, क्योंकि मैं तो चला। अनवर दांत कचकचाकर कहता जीप स्टार्ट कर गया। मुकाबिल के सफा चट जवाब पर नूरी का तो सदमे से मुंह ही खुल गया था। रोहान से शक्ल बनाकर ड्राइविंग सीट पर माथे पर बल लिए मजबूती से स्टीयरिंग थामे बैठे बंदे को देखा। मुकाबिल के स्पार्ट चेहरे पर पिघलने के कोई तासुर ना देख अचानक चारों नचार मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अनवर ने बिना पहलू पे खफा खफा बैठी हस्ती को का नोटिस लिए जीप आगे बढ़ा गया था। वो आपका बाग काफ़ी दूर है, अभी मुझे ज़रूरी काम से पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। दोबारा फुर्सत मिलेगी तब आपको आपका बाग दिखाने लाजमी ले जाऊँगा। हवेली के बाहर गाड़ी रोकते हुए अनवर ने ना चाहते हुए भी सफाई पेश की थी। खुद को बेहिस कहता था, लेकिन इस लड़की की तन्हाई और महरूमियों का एहसास था इस बेहिस पत्थर को। ये आप मुझे वहाँ भी कह सकते थे, फजूल में मैंने इतना खून जलाया आपको कोसने में। नूरी रुख मोड़कर मुंह फुलाकर बोली। उसके लफ्ज कोसने पर अनवर ने सख्त घूरी डाली थी, जिस पर नूरी लब दांतों तले दबाती सरपट अंदर की तरफ भागी थी। पागल लड़की है पूरी। अनवर के पीछे लबों पर तबस्सुम खुलकर मादूम हुई थी। चौधरी साहब, आप तो गए। बताओ तो ये सच्चाई मैं भी सकता था, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं जानता था नीलम बीबी बिना चौधरी का अंजाम लिखे आंखें नहीं बंद करने वाली। बस इंतजार थे डॉक्टर के लबों पर लगे कफल के खुलने का। इधर डॉक्टर मुंह खोलेगी और उधर तुम हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे मुकफ्फल हो जाओगे। मजा अब आएगा। अनवर ने नफरत से कहते हुए जीप टर्न करके शहर जाने वाली सड़क पर डाली थी। अब अगला सीन। ये उस नमूने के साथ खड़ी कौन सी आलमी हिद्दत पर तबादला ख्याल कर रही है? इन मोहतरमा फसाद की फैक्ट्री को जुबान चलाने की इतनी आदत है कि ना मौका देखती है, ना महल, ना मुकाबिल को देखती है, ना उसकी आदत व एतवार को। बस शुरू हो जाती है गप्पे हाँकने। राफी ने सुलग कर पटर पटर जुबान चला रही निष्पा के पहलू में खड़े जुनेद नामी नए वर्कर को देखा था। फिर मुठियां भींचता लंबे लंबे रग उठाता उसके सर पर पहुंचा। क्या हो रहा है यहाँ? राफी ने माथे पर बल लिए दोनों को घूर कर पूछा। वर्ल्ड कप की मैच फिक्सिंग चल रही है, आपको भी पैसे लगाने हैं किसी पर? निष्पा ने नहायत अदब से कहते हुए राफी का घुमा दिमाग कुछ और घुमाया था, लेकिन वो इस बला से बात में निपटने का सोचकर दांत दिखा रहे उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुआ। मिस्टर जुनेद, आप अपने डेस्क पर जाएं और कोशिश करें दोबारा मुझे फारिग नजर ना आने की। आप नए हैं, आपको इल्म नहीं, वरना आपको मालूम होता कि कुछ मामलों में मैं कितना सख्त हूँ। राफी की तेज नजर और सख्त लहजे पर जुनेद सर हिलाता वहां से खिसक गया था, लेकिन इशफा के दिल जलाते लफ्जों ने राफी का असल खून जलाया था। कोई बात नहीं मिस्टर जुनेद, हम ऑफिस ऑफ होने के बाद इस कहानी को पूरा कर लेंगे। निष्पा एक तीखी नजर राफी पर डालकर सुलह जो अंदाज में बोली, जिस पर राफी ने बुढ़ियां बीची थीं। ऑफिस ऑफ होने के बाद पहले कभी भी आप मुझे ऑफिस के किसी भी मेल स्टाफ से बिना किसी काम के मुखातिब नजर ना आए। जो भी सीखना पूछना और जानना हो सबसे पहले मुझसे या फिर शाम से रब्ता करेंगी आप, समझ आ रही है?
राफे ने रोबदार अंदाज में पूछा, जिस पर निशवा ने दांत दिखाते हुए नफी में सर हिलाकर राफे का ढेरों खून जलाया था। अब आप कहाँ जा रही हैं? राफे ने निशवा को भी दबे कदमों निकलता देख जबड़े भींच कर पूछा। सही बर्दाश्त आजमाती थी ये लड़की उसका। जी, अपने डेस्क पर। अभी आपने कहा कि आपको कोई फारिग नजर ना आए, वरना आपके अंदर का वो जल्लाद किस्म का बॉस अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाता है। डरती तो खैर निशवा की जूती भी किसी से नहीं, लेकिन यहाँ खड़े रहकर कौन काफिर दूसरों का खून जलाए। निशवा राफे का लाल बबू का चेहरा देख लब दांतों तले दबाकर शराफत से बोली। आंखों में तैर रही शराफत राफे को बखूबी नजर आई थी। 100% दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी जूती को डरने की क्या जरूरत है? डरने की जरूरत तो उन्हें है जहां जूती वाले अपने कदम रंजा फरमा दे। राफे ने उसे घूरते हुए तंज किया था, लेकिन निशमा मैडम तो चिकना खड़ा थी। बजाय बुरा मनाने के सर को खम देती, ढिठाई से मुस्कुराकर उल्टा राफे का मीटर घुमा गई थी। मेरे कैबिन में आए। राफे सर झटकते हुए असल मुद्दे की तरफ आया था। क्यों? एविन कैबिन आओ। मैं नहीं आ रही, पहले इतना ज्यादा काम दिया हुआ है, और भी काम देंगे। कैबिन का नाम सुनते ही निशवा के अंदर का असली कामचोर लड़की पूरी तरह से फड़फड़ा कर बेदार हुई थी। कोई काम नहीं दे रहा आपको। पहले वाले कौन सा आपने मुकम्मल कर लिए हैं जो मैं मजीद हिमाकत करूं? अब आए कैबिन में। राफे ने तंजिया लहजे में अपने तई निशवा को शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की थी। तो क्या आपने मुझे वहां ले जाकर दरूद शरीफ याद करवानी है? निशवा ने तड़क कर पूछा। नहीं, इस्तग़फ़ार का व्रत करवाना है। सुना है बेलुगाम जुबान पर खासा फाका होता है उससे। राफे भी दांत पीसते हुए दूबदू बोला, जिस पर निशवा ने नाक से उकेड़कर छोटी सी पेशानी पर बलम उदार करते हुए उसे घूरी डाली थी। आए खामोशी से, वरना टेबल पर रखी 3-4 फाइल लेकर मैं खुद यहाँ आने की जहमत उठा लूंगा। राफे भड़कती आग में पेट्रोल के छींटे मारकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ा था। उससे 2 कदम पीछे निशवा भी पैर पटकती राफे को कोसती हुई कैबिन में दाखिल हुई थी, जहां वो चाहना चाल चलता जाकर अपने शाही तख्त रिवॉल्विंग चेयर पर मगरूर अंदाज में दिलवा फरोज हुआ था। फरमाएं, कौन से मुल्क के जमीन में दबे सोने के कानों का खुफिया नक्शा बनवाना था आपको मुझसे? मुकाबिल का शाना अंदाज पर खुद को अतना कनीज तसव्वुर करके झुरझुरी लेते हुए निशवा ने जल भून के नाक से मक्खी उड़ाई थी। कहीं बना ही ना दें आप नक्शा। राफे ने जिताती नजरों से मुकाबिल खड़ी ब्लैक जींस पर व्हाइट कुर्ती पहने उस पर जीन्स का वेस्ट कोट चढ़ाए फूले चेहरे के साथ खड़ी मासूम सी लड़की को देखा, जिसकी सिर्फ शक्ल ही मासूम थी, वरना हरकतें तो अल्लाह की पनाह थीं। फजूल में बंदा हिटलर बन रहा है। निशवा यासिर हूं मैं। रोब में तो अपने बाप के भी नहीं आती। सिर्फ अपनी वालदा मोहतरमा के वालिद मोहतरम का रोब दबा जाता है मुझे। कसम से कमर टूट गई थी बॉक्स की धुलाई करते हुए। दाबू को याद करके कुछ दिन पहले की सजा याद आई थी, जिस पर निशवा वे साख्ता ही झुरझुरी ले गई थी। हाशी कल से काफी अपसेट लग रहा है, ऐसा क्यों? राफे ने अपनी सोचों के ताने बाने बुनने में मसरूफ देख उसे संजीदगी से पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं क्या उनकी पर्सनल असिस्टेंट लगी हूँ या फिर कोई माहिर नफ्सियात नजर आ रही हूँ? निशवा कहाँ सीधा जवाब देने वालों में से थी। नफ्सियात की तालीम हासिल करने के लिए अकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। राफे ने उसके उल्टे जवाब पर जिताया था। आप मुझे बेअकल कह रहे हैं? निशवा ने ज़ोर से पैर पटका। नहीं, अब ऐसा भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ आपके पास अकल की कलील मकदार मौजूद है। तो आप मुझे ये बताएं, कुछ हुआ है क्या घर में? हशाम के अंकल से तल्ख कलामी या भाभी सोबी किसी को कुछ? राफे के पहले तंज पर जहां निशवा को आग लगी थी, वहीं उसके फिक्र अंदाज पर निशवा संजीदा हुई थी। मामू तो 3 दिन से घर ही नहीं आए हैं। हाँ, भाभी से परसों रात। आपको नहीं बताया भाई ने? बताते बताते निशवा ने अचंभे से पूछा, क्योंकि राफे और हशाम की दोस्ती का किसे मालूम नहीं था। उनका बस चलता तो 1 गिलास पानी से कितने घूंट पानी पिया वो भी एक दूसरे के इल्म में लाते। नहीं, बहुत बार पूछ चुका हूं लेकिन मुंह ही नहीं खोल रहा। तुम बता दो। राफे ने परेशानी में आपसे तुम का सफर तय किया था। फिर निशवा ने किसी डेली न्यूज की रिपोर्टर की तरह उस रात की एक एक बात तफसील से राफे के गोशगुजार की थी, जिसे सुनकर कुछ देर तो राफे भी अपनी जगह सुनसा रह गया। तो ये वजह है हाशी की खामोशी की। वैसे हाशी का ये रद्दअमल मुतवक्के है। इतनी बड़ी बात, वो भी शामी भाई से जुड़ी, उसके इल्म में आई है, फिर उसका शदीद रद्दअमल आना कोई बड़ी बात नहीं। राफे सर सांस फिरा के सपोर्ट करता हुआ सुर्दगी से बोला। मैं जाऊं अब? निशवा ने इजाजत चाही। जाएं। अच्छा 1 मिनट रुकें। कुछ याद आने पर राफे अपनी सीट छोड़कर खड़ा हुआ था, जिस पर निशवा ने कोफ से वापस कदम मोड़े थे, जब वो संजीदा से उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ और बेइंतहा नरम लहजे में गोया हुआ। निशवा, मेरी बातों का बुरा नहीं मनाएं। आप पर रोक टोक करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंकल, फुप्पो, दाबू, चाचू लोगों ने सब ने
यहाँ तक कि इस ऑफिस के एक कैबिन में बैठा हाशी तक ने मुझ पर भरोसा करके आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब हर तरह से आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। आपने बचपन से मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा है, मेहरबान, मुहाफ़िज़। इसलिए आप नहीं जानती कि मर्द का ये मखसूस रूप इस दुनिया में बहुत कम तनासुब में पाया जाता है, और भयानक दरिंदों वाला रूप आपको हर कदम को देखने को मिलेगा। आपकी नीयत साफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि मुकाबिल की नीयत भी आईने में अपना वही साफ शफाफ अक्स बनाती है। आपकी नज़र में खोट नहीं तो इससे ये हरगिज़ अकस नहीं करें कि मुकाबिल की नज़र भी हर किस्म की कमीनगी से पाक है। हर आपकी बात पर मुस्कुराने वाला आपका दोस्त अरसलान नहीं होता, इसलिए एहतियात करें। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। राफे ने नरमी से उसे ज़माने की भयानक हकीकत से मुतारिफ करवाया था, जो निशवा सांस रोके सुनती रही थी। नरम लहजे में छुपी फिक्र ने निशवा के गिर्द एक मजबूत तलसमी सार सा बांध दिया था। जाकर फाइल मुकम्मल करके लाएं फ़ौरन से। आप पर रोब डालकर यूं भी कोई 200 नफल का सवाब नहीं मिलने वाला। राफी उसे यूं ही बुत बुना खड़ा देख मुस्कुराकर शरारती लहजे में बोला, और मुझ मासूम से इतना काम कराकर आपको 1200 ऊँटों की कुर्बानी का सवाब मिलना है ना? निशवा जो उसके लफ्जों के शहर में जक रही थी, फाइल के जिक्र ने छन से तलछम टूटा था। तभी धप-धप करती वहां से वॉकआउट कर गई। मासूम तो आप बिल्कुल नहीं है। हाँ, भोलपन बहुत है आप में, जो दिल में होता है वही लबों पर होता है। राफी हौले से मुस्कुराया, फिर कुछ याद आने पर फ़ोन उठाकर उजलत में अपने कैबिन से बाहर निकला था। हशाम के ऑफिस में कदम रखते ही हस्बे तवक्को हशाम लैपटॉप में झुका मसरूफ नजर आया था। खूबरू चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जो पिछले 2 दिन से हशाम के अंग अंग से झलक रही थी। कैसे मिजाज शरीफ है हमारी मुगलिया सल्तनत के मगरूर शहंशाह सलामत के। राफी टेबल के सामने रखी कुर्सी संभालता शरीर अंदाज में बोला था। कोई काम था तुझे? हशाम ने बिना लैपटॉप से नजर हटाए संजीदगी से सवाल किया था, जिस पर राफी ड्रामाई अंदाज में कुर्सी को ठोकर मारकर अपनी जगह तिलमिलाकर खड़ा हुआ था। क्या मतलब हुआ इस मनहूस सवाल का मिस्टर हशाम अंसार अली? मतलब कि राफे याहिया को अपने लॉलीपॉप वाले यार से बात करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, गर्ज उसके रूबरू होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत है? लाइक सीरियसली? राफे ने ड्रामाई अंदाज में हाथ नचाकर सवाल किया था, जिस पर हशाम ने बिना अपनी मसरूफियत तरके सिर्फ बेजारगी से आंखें घुमाई थीं। ओह हेलो मिस्टर हाशी साहब, इधर देखें। ये टेढ़ा एटीट्यूड आप किसे दे रहे हैं? मुझे? राफे मुकाबिल को मुतासिर होने की जगह कोफ्त के शिकार देख बिलबिला उठा था। तभी अपनी तरफ उंगली से इशारा करके जरा तेज जुबान में इस्तफसार किया, जिस पर हशाम ने दाएं हाथ के अंगूठे की मदद से पेशानी मसलते हुए इस बात में सर को जंबिश दी थी। कोई नहीं यार, तू तो मेरा जिगर है। अब तेरा ये एटीट्यूड भाभी के मुकाबले तो चलेगा नहीं, यही भड़ास निकाल ले। राफे ने फौरन अपनी टोन बदली थी, जिस पर हशाम ने जोर से लैपटॉप बंद करते हुए मुकाबिल पर तगड़ी सी घुड़ी डाली थी, लेकिन वहां असर लेने वाला कौन था? हो गई तेरी ड्रामा फिल्म खत्म। अब यहाँ से खुद दफा हो गई या मैं अपने हाथ पैर को हरकत दूं? हशाम ने बला की संजीदगी से दांत कचकचा के सवाल किया था, जिस पर राफे ने मुंह बसूरा। ओ भाई जरा हाथ हौला रख। अगर तेरी अपनी बीवी के सामने दाल नहीं गलती तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं हुआ कि तू मुझ मासूम पर कसर निकालेगा। राफे की वापस बीवी वाले ताने पर हशाम को अपनी चेयर से खड़ा होता देख फौरन अपनी चेयर खाली के दरमियान में ढाल की तरह हमायल कर गया था। मेरे जूते का नंबर मालूम है तुझे? हशाम ने दरमियान से चेयर खींचते हुए पूछा। पहले ही 2 दिन से मूड का कारत हुआ पड़ा था। उस पर राफे के सांसों वाले सॉलिड ताने दिमाग तो घूमना ही था। मालूम है 7 नंबर जूता तू खींच के चाकर अपने हाथ ही जैसे पैर में एडजस्ट कर ही लेता है। राफी डिटाई से दांत दिखाकर एताब को आवाज देने के बाद बचाव के लिए कुर्सी छोड़कर सोफे की तरफ भागा था। बेटा नंबर मेरा बढ़ गया है, लेकिन कोई नहीं, आजमाइश शर्त है, पैमाइश खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। हशाम उसकी टिटाई पर तेवरी चढ़ाता सोफे की तरफ लपका था और दूसरे पल राफे को डपोच कर सोफे पर गिराते हुए दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए थे। सोफे का मंजर ऐसा था कि बंदा कंफ्यूज हो जाए ये समझने में कि मार कौन रहा है और मार खा कौन रहा है। यार बस कर, मैं तो यहाँ एक सच्चे यार का फर्ज निभाने आया था, तू तो पंजे झाड़कर पीछे ही पड़ गया है। बुज़दिल मर्दों की यही अलामत है, बीवी काबू होती नहीं है, बेचारे दोस्त पर निशाने आजमाते हैं। राफी इतनी दुर्गत बंदे के बाद भी बाज नहीं आया था। हशाम ने सोफे से खड़े होकर तिरछी नजर का कॉलर ठीक कर रहे राफे पर डालकर एक किक कमर पर रसीद करते हुए सेंटर टेबल से बोतल उठाकर पानी पीने लगा। बेटा ये तो मैंने रहम किया है तुझ पर, दोबारा जो तूने अपनी जुबान खोली तो दोबारा आम तेरी अस्पताल के बेड पर ही खुलेगी, खबरदार कर रहा हूं।
हशाम ने दुआएं दे राफे की तरफ बोतल उछालते हुए जुबान के साथ आंखों से भी वार्निंग दी थी, जिस पर राफे ने बोतल का कैप खोलकर निशाना साधा था, लेकिन नाकाम। दुनिया का आखिरी कोई डैश इंसान है तू, आकर यहाँ बैठ। राफे ने जबरदस्ती खींचकर हशाम को सोफे पर अपने पहलू में गिराया था, फिर नजर बोतल के शफाफ पानी पर टिकाते हुए गोया हुआ। निश्वा से मालूम हुआ मुझे तेरे इस बेनाम से उदासी की असल वजह। गलत तू नहीं तो गलत हम भाभी को भी नहीं कह सकते यार। रिश्ते इंसान को खुदगर्ज बना देते हैं, लेकिन ये खुदगर्जी ज़ाती मफाद के लिए नहीं होती है। तेरे जज्बात को ठेस पहुंची, तेरी जगह मैं होता तो मेरे इमोशंस भी हर्ट होते, लेकिन यार हम भाभी की जिंदगी की वीरानी को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। राफी ने रसान से समझाते हुए रुख मोड़कर हशाम को देखा, जो सामने दीवार को घूर रहा था। कौन सा रिश्ता है जो तेरे पास नहीं है? रिश्तों के मामले में माशाल्लाह से बहुत खुश नसीब है तू। फिर भी एक सुबान के लिए तूने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। सुबान को अली विला लाने के लिए सबसे झूठ बोला, अपने बड़ों की नाराज़गी मोल ली, सबकी मुखालफत की, यहाँ तक कि अंकल से बदजुबानी तक पर उतर आया, अपने बड़ों के मुकाबिल डट गया, सिर्फ अपना एक रिश्ता हासिल करने के लिए। इस सब को मद्देनजर रखकर अगर तू गैर जानिबदारी से सोचे तो भाभी ने अपनी जिंदगी के इकलौते रिश्ते को बचाने के लिए जो भी किया सब जायज़ है। भाभी ने नीलम भाभी से नहीं कहा था कि वो सुबान को उनकी गोद में डाले। जब नीलम भाभी ने अपनी ख्वाहिश और मर्जी से सुबान को भाभी को सौंपा तो फिर जाहिर सी बात है सुबान भाभी का हुआ। राफी की आखिरी बात पर हशाम ने चेहरा मोड़कर राफी को खतरनाक घूरी से नवाजा था। माथे पर नागवारी के वाजे बल देख राफी ने तासुब से सर हिलाया था। बुरा क्यों मना रहा है चंगेज खान के सौतेले भाई? मैं बस इतना कह रहा हूं कि तू गुजरी बातों का दिल का रोग बनाकर अपना रिश्ता खराब नहीं कर। खुश नसीब है तू जो बिना कोशिश के तुझे ऐसी लड़की मिली जो तेरे भाई की निशानी के लिए कुछ भी कर सकती है, वरना ममता की मूरत औरत भी दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती। और फर्ज कर अगर भाभी सुबान को तुझे सौंपकर अपने फर्ज से सुबक दोष हो जाती तो यकीन कर सुबान की तरफ से बहुत टफ टाइम मिल रहा था तुझे। कड़वी है लेकिन हकीकत है। कोई भी तेरी जिंदगी में शामिल होने वाली दूसरी लड़की सुबान को मोहब्बत तो दे देती, लेकिन सुबान की माँ हरगिज नहीं बनती और ना ही तुझे उसका बाप बनने देती, क्योंकि बाप उसी का होता है जिसकी माँ होती है। और आज की खूबसूरत हकीकत यह है कि तू सुबान का बाप और भाभी सुबान की माँ, और सुबान तुम दोनों की पहली औलाद के दर्जे पर फाइज है। और तुम दोनों इस हदीस पर फिट बैठ रहे हो कि चचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। राफी ने मुस्कुराते हुए शाम का शाना थपथपाया था। बस यार, डॉक्टर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, यही बेएतबारी दिल में बहुत चुभी है, हशाम ने अफसुर्दगी से कहते हुए दिल के मकाम पर मुक्का जड़ा था। तू गलत सोच रहा है यार। भाभी ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी एक अनजान के नाम लिख दी। इससे ज्यादा तुझे भाभी का तुझ पर अंधा एतबार का क्या सबूत चाहिए? राफी ने बिगड़े तेवर लिए पूछा, जिस पर हशाम ने पेशानी मसली थी। सही तो कह रहा था। हिबा जानती ही क्या थी उसके बारे में, जो फट से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो गई। और इससे ज़्यादा उसके भरोसे का क्या सबूत होगा जो उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेक किए बगैर ही साइन कर दिए थे। तेरा नज़रिया कहता है भाभी ने तेरा एतबार नहीं किया, वहीं मेरा नज़रिया कहता है कि भाभी बस एहतियात बरत रही थी। हशाम की खामोशी महसूस कर राफी मजीद बोला, जिस पर हशाम आसूदगी से मुस्कुराया। वाह लाले, भेजे में बात फिट होते ही मुस्कुराहट खुल गई। राफी ने उसकी मुस्कुराहट देख बाजू पर मुक्का जड़ते हुए छेड़ा था। 5 बज गए हैं, ऐसा कर थोड़ा सा काम रहता है, तू मुकम्मल कर ले, मैं जा रहा हूँ अस्पताल डॉक्टर को रिसीव करने। 2 दिन से अपनी शख्सियत में उलझा मैं उन्हें बिल्कुल ही खामोश कर गया हूँ। बदगुमानी के बादल छुटे तो हशाम फौरन हशाश प्रशाश से अपनी जगह खड़ा हुआ था। राफी इत्मीनान से सीने पर बाजू बांधकर अपने यार की तेजी मुलाहिजा कर रहा था। अब यहाँ क्या मुझे निहार रहा है फारिग इंसान, जल्दी से फाइल मुकम्मल कर। हशाम राफी की मानी खेज नजरों से जज्बा से होता टेबल की तरफ बढ़ा था। वहां से उजलत में चाबी वॉलेट के साथ फोन उठा के नजर फोन स्क्रीन में देखते हुए दाएं हाथ से अपने बाल दुरुस्त करता ग्लास डोर की तरफ बढ़ा था। इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया है गहरा। इश्क है वो जज्बात, इश्क है वो एहसास। साले, खुद तो अपनी बीवी के साथ डेट पर जा रहा है, मुझे अब्बा जी का रोल प्ले किए बंदे पर किस खुशी में सितम ढा रहा है। हशाम को छेड़ने की गर्ज से गुनगुना रहे राफे का हशाम ने पेपर वेट से निशाना लिया था और कंधे पर लगे पेपर वेट के ज़र्ब से राफे बिलबिला उठा था। इसी खुशी में अब्बा जी, जिस खुशी में आप अरिजीत सिंह के फुप्पा बन रहे हैं। हशाम दांत दिखाकर राफे का दिल जलाता ग्लास डोर खोलकर निकल गया था।
कवारे रहने के भी हजारों नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि शादीशुदा दोस्त के इज़्दिवाजी जिंदगी के झगड़े सुलझाते हुए भरी जवानी में अब्बा जी वाली फीलिंग आती है। राफी ने कंधा सहलाते हुए तज्जिया किया था। अब अगला सीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अरसलान ने हॉल में कदम रखते ही बावाज़े बुलंद सलाम किया था, फिर थके थके कदम उठाता सोफे पर ढेर हो गया था। हॉल में मौजूद तीनों खवातीन के साथ परपास ने भी अफसोस से चंचल से जिंदा दिल अरसलान का संजीदा थकन से चूर चेहरा देखा था। 2 दिन से अली विला को एक अजीब सी उदासी और खामोशी ने अपने लपेट में लिया हुआ था, जिसकी बड़ी वजह थी अरसलान की संजीदगी और ज़्यादा औकात घर से गैर हाजिरी। परवाज का तो दिल ही उचाट होने लगा था अरसलान को संजीदा देखकर। क्या खवातीन, क्यों इतनी मोहब्बत से मुझे निहार रही हैं यार? थक कर आया हूँ, कोई चाय पानी ही पूछ लें, अल्लाह सवाब देगा। अरसलान ने सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करके आंखें खोली थीं। बेशक अल्फाज शोख थे, लेकिन लहजा संजीदा और स्पाट ही था। पिछले 2 दिन से दिन रात का फर्क मिटाए वो चौधरी के काले चट्टे खोलने में बुरी तरह मसरूफ था। नतीजतन थकन अंग अंग में रस बच गई थी, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि चौधरी को इसके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेगा। यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं अरसलान, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे अजीब बिहेव करने लगे हो? हमारा हंसता खेलता अरसलान शरारतें करता भला लगता था। उतार फेंको इस संजीदगी के चोले को, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा पेश आएंगे हम तीनों। तहसीन बेगम ने भीगे लहजे में धमकी दी थी। उन्हें कहाँ आदत थी अरसलान की खामोशी की। अरे यार, मैं कोई संजीदा नहीं हुआ, एक भाई का फर्ज अदा करना चाहता हूँ बस। अरसलान कैप सेंटर टेबल पर रखता हुआ उठकर तीनों बेगमों के पास आया। परवाज बगौर उसका चेहरा देख रही थी, जहां दूर दूर तक शरीर अरसलान का शायबा तक नजर नहीं आ रहा था। भारी दिल के साथ वापस कुशन्स के साथ छेड़खानी कर रहे सुबान की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब इस दुश्मन जान को तो बताने से रही कि तुम पर सिर्फ शोखी जचती है। तुम्हारे खामोश हो जाने से दुनिया उदास लगती है। भाई का फर्ज तुम ऐसे भी अदा कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें मुंह सजाकर घूमने की जरूरत नहीं है। शमी बेगम ने भी शिकवा किया था। यही बात आप लोग हाशी भाई को कहे ना। नहीं कह सकता आप में से कोई उन्हें, ये मैं जानता हूँ। वो हम सबके लिए हंसते हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी के रंग तब बिखरेंगे जब शामी भाई को इंसाफ मिलेगा। मैं उस चौधरी को बुरी सजा दिलाऊंगा चच्ची, आप देखना। अरसलान ने खामोशी सांसों बाहरी तंजीला बेगम के आंसू साफ करते हुए उनके कदमों में बैठकर एक कदम से बोला, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर झुकाई थी। जानती हूँ मेरे चांद, मेरा शामी बहुत ऊंचे बख्त वाला था, जो उसके पास जान लुटाने वाले भाई हैं। लेकिन बेटा, इसके लिए तुम्हें अपना असल खोने की ज़रूरत नहीं है। तंजीला बेगम ने उसके घने बालों वाले सर का बोसा लिया, जिस पर अरसलान मुंह बसूरता अपनी जगह खड़ा हुआ था। मतलब कि हद है यार, आप तीनों खवातीन के शौहर हजरात का शिकवा होता है कि ये बंदा कभी संजीदा नहीं होता। अब जब इतनी मेहनत मुशक्कत से संजीदा हुआ हूँ तो आप खवातीन रंजीदा हो गई हैं। अब बंदा पूछे कि बंदा जाए तो जाए कहाँ? ये वर्दी वालों के घोंसले में पैदा होकर तो बंदे की आधी जिंदगी इन्वेस्टिगेशन में ही गुजर जाती है। तुम क्यों खरगोश की तरह दांत दिखा रहे हो इंसानी खरगोश? आगे जाकर तुम्हारी भी यही दुर्गत बननी है। खुशकिस्मती से तुम भी इसी घर के सपूत हो। अरसलान की जली भुनी शिकवों से लुत्फानंदोज होते हुए किलकारियों के साथ ताली पीट रहे सुबान को अरसलान ने खुशफहमी से निकालना चाहा। अरसलान को वापस अपने टोन में देख बेसाख्ता तीनों खवातीन ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। परवाज बस हौले से मुस्कुरा दी थी। चच्ची, मैं बता रहा हूँ, इस खरगोश को मैं इंस्पेक्टर बनाऊंगा और खुद जाकर कमिश्नर की कुर्सी पर जलवा अफरोज हो जाऊंगा। फिर मालूम होगा 1.5 फुट के दुश्मन को कि असल चाचू नाम किस बला का है। अरसलान ने सुबान को गोद में उठाकर अपनी कैप उसके सर पर सजाते हुए अपना खतरनाक मंसूबा से सबको आगाह किया था। ओए बेइज्जती प्रूफ इंस्पेक्टर, तुम्हारा आईक्यू लेवल 0 से ऊपर और 20 से नीचे था, इसलिए तुम सिफारिश वाले इंस्पेक्टर बन गए, वरना तुम्हारे बोर्ड मार्क्स से तुम्हें हवलदार की नौकरी नहीं दिलवानी थी। जबकि हमारे शहजादे खासे ज़हीन हैं, इसलिए थोड़ा तस्वीर करते हुए ऐसे कहो कि तुम आज से 25 साल बाद भी इसी इंस्पेक्टर की घिसी पिटी जॉब करोगे और हमारे शहजादे कमिश्नर की कुर्सी तोड़ेंगे। कौन जहन कद्दू ना हो तो। निष्पा ने हॉल में दाखिल होते ही गोलाबारी की थी, जिस पर अरसलान ने सर झटक कर गोया निष्पा को दफा दूर कहा था। तब से मैं यही देख रहा था कि आज घर खाली खाली क्यों मालूम हो रहा है। आखिर ऐसा कौन सा भारी भरकम सामान घर का गायब है? अब देखो घर कितना भरा भरा लग रहा है। वैसे में से जंगली हाथी टूबी, तुम जब बार बार मुंह उठा के यहाँ चली आती हो, ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ तुम्हारी इज्जत हमारे दरमियान कम हो सकती है? अरसलान ने आंखें पटपटा के मासूमियत से सवाल किया था, जिस पर निष्पा दांत कचकचाती आकर तहसीन बेगम के पहलू में बैठ गई। तुम ना मेरे मुंह नहीं लगो कम्मे इंस्पेक्टर, तुम्हारे जाती घर नहीं आती, अपने नाना मामू के घर आती हूँ। निष्पा ने तड़क कर जवाब दिया।
अच्छा अच्छा भाई, हुआ क्या है? क्यों आते ही मिर्चें चबाने लगी हो? अरसलान ने हथियार फेंके। मुमानी, जानती हैं आप, मेरा ड्राइवर आज मुझे लेने नहीं आया। मम्मा ने कहा था मैं उनके इस गैर जिम्मेदार भतीजे के साथ आ जाऊं। ऑफिस के बाहर खड़े होकर कम से कम 30 से 40 मरतबा इस इंसान का फोन ट्राई किया, लेकिन मजाल है जो इसने एक भी कॉल दी हो। निशवा ने रूहानी आवाज में उस गरज चमक के असल वजह सबके इल्म में लाई थी, जिस पर तहसीन बेगम ने अरसलान को घूरा था। कसम ले लें चच्ची, जो एक कॉल भी इस सेहतमंद लड़की की मेरे फोन पर आई हो, और शुक्र है जो नहीं आई। यूं भी मेरे जीप की एक साइड की 2 टायर्स में हवा जरा कम थी आज। अरसलान ने आखिर एक हाथ उठाकर शुक्र अदा किया था। मरो तुम मनहूस इंस्पेक्टर। निशवा ने साइड कुशन उठाकर इसके मुंह पर मारा था। अच्छा, फिर किस मजलूम की गाड़ी आज शहीद हुई? अरसलान सुभान को लेकर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर परवाज के पहलू में बैठा था, जिस पर बेसाख्ता ही खिसक कर वो साइड पर हुई थी। तुम ना अपने फटे रेडियो जैसा मुंह बंद ही रखो, राफे भाई छोड़ गए हैं। निशवा ने उंगली उठाकर अरसलान को वार्न करते हुए बाकी नफूस की तरफ मुड़कर बताया था। तो तुम मुझे कॉल कर लेती, दीवा को तो लेने जाता ही हूँ, रास्ते में तुम्हें भी पिक कर लेता। हॉल में दाखिल हुए अहान ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। उसके साथ ही चली आ रही दीवा दौड़कर सुभान की तरफ बढ़ी थी, जो उसको देख के अपनी जगह से उछलने लगा था। मेरे जहन में आपका ख्याल ही नहीं आया। निशवा ने अपना सर पीटा। ख्याल तो तब आता जब ऊपर के चैम्बर में कुछ होता। अरसलान ने दुकमा दिया था, जिस पर निशवा ने मौका देकर उसके पैर पर पैर मारा था। सेहतमंद हाथी। अरसलान ने पैर सहलाते हुए हिसाब चुकता किया, जबकि तंजीला बेगम का फोन रिंग हुआ था। स्क्रीन पर हशाम का नंबर देख उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन कान से लगाया। मॉम, डॉक्टर घर पहुंच गई हैं क्या? सलाम दुआ की जहमत के बगैर परेशानी से सवाल हुआ था। हशाम के सवाल पर तंजीला बेगम अचंभे से अपनी जगह खड़ी हुई थी। क्या मतलब है हशाम? तुम्हारे साथ तो आती है रोज हिबा, 2 दिन से अहान के साथ आ रही है, लेकिन आज तो अहान दीबा पहुंच चुके हैं अभी। तंजीला बेगम ने सामने अहान को देखते हुए हैरानी से पूछा था। मतलब भाई के साथ डॉक्टर नहीं है? हशाम की फिक्रमंद सवाल पर तंजीला बेगम का सर नफी में हिला था। मॉम, आप दीबा को कॉल दें जरा प्लीज। हशाम अब हकीकतन परेशान हो उठा था। पिछले 20 मिनट से वो हिबा के निकलने का इंतजार कर रहा था। तवील होते इंतजार की मुद्दत से तंग आकर जब रिसेप्शनिस्ट से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ डॉक्टर हिबा हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं, और घर नहीं पहुंची तो फिर वो कहाँ गई? हेलो भाई। दीबा ने अपनी तरफ मुतवज्जे तमाम नफूस पर एक उलझी नजर डालते हुए फोन कान से लगाया था। बाकी सब उलझन ज़्यादा नजरों से असल बात समझने की कोशिश कर रहे थे। दीवा बच्चे, डॉक्टर कहाँ हैं? वो अगर आपके साथ नहीं तो अस्पताल में क्यों नहीं? ये रिसेप्शनिस्ट ऐसा क्यों कह रही है कि वो ऑफ डे से नहीं है? हशाम ने बेकरारी के आलम में पे दर पे सवाल किए थे, जिस पर दीवा के तासुरात बदले थे। वो सही ही तो कह रही है भाई। भाभी लंच टाइम ही अस्पताल से घर के लिए निकल गई थी। दरअसल आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने ही उन्हें ज़बरदस्ती घर भेजा था। मैंने तो कहा भी था कि वो आपको कॉल कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको फजूल में जहमत होगी, इसलिए वो खुद कैब बुक कराकर अस्पताल से घर के लिए रवाना हो गई थी। इनफैक्ट मैंने खुद उनके लिए कैब बुक किया था। दीबा ने परेशानी से सारी तफसील बताई थी, जिस पर दूसरी तरफ हशाम के रगो पैर में एक अजीब से बेचैनी सरायत कर गई थी। भाई, आर यू ओके? दूसरी तरफ खामोशी के साथ तेज तनफ्फुस की आवाज़ सुन दीबा ने परेशानी से पूछा था। नो, आई एम नॉट ओके। पता नहीं कहाँ चली गई है पागल डॉक्टर, नंबर ऑफ जा रहा है, ना अस्पताल में है ना घर में। हशाम ने बेबसी से बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए फ़ोन काट दिया था। क्या हुआ दीबा? अहान ने दीबा को सर हाथों में गिराकर सोफे पर गिरता देख उसका कंधा हिलाया था। हान, भाभी घर नहीं है, भाभी अस्पताल में भी नहीं है, उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है, भाई फिक्र से पागल हो रहे हैं। हिबा ने भराई आवाज में सबकी समात पर बम फोड़ा था। सब अपनी अपनी जगह परेशानी से उठ खड़े हुए। किसी अनहोनी के एहसास से तीनों बेगमों की बाज़ाब्ता आंखें भर आई थीं। परेशान क्यों हो रहे हो यार? भाभी शायद अपने उस बहन के घर गई हो। क्या नाम था उनका? नूरी। अरसलान ने एक मुहिम सी उम्मीद दिलाई थी, जिसे अगले ही पल अहान रद्द कर गया था। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि नूरी इस शहर में मौजूद ही नहीं है। नूरी मीरपुर गांव की चौधरी हवेली में है। दरअसल नूरी नीलम भाभी की सगी छोटी बहन है। बाकी तफसील मैं आप लोगों को आकर बताऊंगा। सबके खुले मुंह देख अहान ने बात समेटी थी। फिर मोबाइल निकाल अरसलान की तरफ मुतवज्जे हुआ। अरसलान, तुम दीबा से नंबर लेकर इस कैब स्कैब वालों से रब्ता करो और मालूम करो जो कैब सर्विस भाभी ने ली थी वो कैब और कैब ड्राइवर इस वक्त कहाँ है। मिले तो फौरन दबोचो उसे। और दीबा, आप ही भाभी की कुलीग डॉक्टर से भाभी का मालूम करें। मैं भाभी के फ्लैट का चक्कर लगाते हुए हाथी तक पहुंचता हूँ। 5 घंटे से ऊपर हो गया है, हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए।
आप लोग फिक्र नहीं करें, हम ढूंढ लेंगे भाभी को। अहान एक नज़र सब पर डालकर लंबे लंबे डग उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इन दिनों जिस कदर चौधरी के जरिए उन जैसों के पोशीदा राज अफशा हो रहे थे, उन्हें सख्त मोहतात रहने की ज़रूरत थी। लेकिन वो लापरवाही बरत चुके थे। अब अल्लाह जाने ये लापरवाही क्या रंग लाने वाली थी। दीबा, आप मुझे उस कैब का नंबर बताएं, मैं अपने सोर्सेज से कुछ मालूम करती हूँ। परवाज़ फुर्ती से अपना लैपटॉप लेकर हाजिर हो गई थी। निशवा सुबान को संभाल रही थी। तीनों बेगमात एक दूसरे को सहारा दे रही थीं और अरसलान दीबा कैब स्कैम से रब्ता करने में लगे हुए थे। अब अगला सीन। क्या मतलब है तुम्हारा कि हिबा घर नहीं पहुंची? ऐसे कैसे बच्ची घर नहीं पहुंची? तुम तो रोज उसे पिक एंड ड्रॉप करते हो, फिर ये कैसे मुमकिन है? फोन से उभरी शाम की परेशान आवाज पर कमिश्नर अकबर हत्थे से उखड़ गए थे। चाचू मैं खुद परेशान हूँ यार, डॉक्टर का फ्लाइट भी चेक कर चुका हूँ, लॉक है। दीबा तमाम हॉस्पिटल स्टाफ से रब्ता कर चुकी है, सबका यही कहना है कि उन्होंने आखिरी बार डॉक्टर को अस्पताल में ही देखा था। चाचू प्लीज कुछ करें, मैं पागल हो जाऊंगा। हशाम छोटे बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में बोला, जिस पर कमिश्नर अकबर अली ने लब भींचे थे। हौसला करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगी, मैं भी बंदों को काम पर लगाता हूँ। कमिश्नर अकबर ने मजीद एक दो हिदायत देने के बाद कॉल ड्रॉप किया था। अब वो पेशानी पर सोचों का जाल बुने आगे का लाहेअमल सोच रहे थे। जब इजाज़त लेकर हाथ में खाकी रंग का डब्बा नुमा कुछ उठाए हवलदार अंदर दाखिल हुआ था। सर, ये आपकी गाड़ी पर रखा मिला था, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए तो मैं ले आया। हवलदार ने मुरब्बे नुमा दरमियानी साइज का खाकी लिफाफे में लिपटा बॉक्स टेबल पर रखते हुए जानकारी दी थी। कमिश्नर अकबर ने उलझकर उस बॉक्स को देखा, फिर आंखों के इशारे से हवलदार को जाने का इशारा किया। हवलदार के सैल्यूट मारकर बाहर जाते ही वो वापस उस बॉक्स की तरफ मुतवज्जे हुए थे, जो शनासा मालूम हो रहा था। यकायक जहन में झमाका सा हुआ। उन्होंने फौरन झपटकर बॉक्स को अपनी तरफ खींचते हुए नोचने के अंदाज से उस पर से खाकी पेपर को फाड़ा था और पेपर के हटते ही उनकी आंखों की पुतलियां साकित हुईं, हाथ अपनी जगह मुंजमद हो गए थे। बिल्कुल वही संदूक था, ना जसामत में फ़र्क था, ना बनावट में कोई तरमीम की गई थी। वही सागवान की चमचमाती मजबूत लकड़ी से बना खूबसूरत कदीम डिज़ाइन का तराशा हुआ संदूक, जिसके ऊपर एक लॉक बनाया गया था। कमिश्नर अकबर ने लब भींचकर उस लॉक को घुमाया था। दूसरे ही पल संदूक खुल चुका था। जिस तरह संदूक की हैबत में कोई फ़र्क नहीं था, उसी तरह संदूक की नोयत में भी कोई फ़र्क नहीं था। कपकपाते हाथों से अंदर रखा वाइट खतनुमा पेपर बाहर निकालकर जबड़े भींचते हुए लहू रंग आंखों के आगे किया था। पतंग को काटने का मजा तब है जब वो बुलंदियों को दाग रहा हो, और बदला लेने का मजा तब है जब दुश्मन बेबसी की इंतहा पर लाचार खड़ा हो। 28 साल पहले शाका ने तो सिर्फ अपने इंतकाम की बुनियाद रखी थी कमिश्नर। इंतकाम को धूमधाम से अंजाम देने का वक्त तो अब आया है। तनावर फलते फूलते दरख्त को बेदर्द कुल्हाड़ी के जर्द से काटने में जो मज़ा है, वो लज्जत नन्हे पौधे को कदमों तले मसलने में कहाँ। बचा सकता है तो बचा ले मेरे यार, क्योंकि मेरी बेहिसी और बेदर्दी से तू अच्छी तरह वाकिफ़ है। तुम्हारा प्यारा जिगर, शेर खोकर, शाका। पैगाम और नाम पढ़ते ही कमिश्नर अकबर की आंखों में खून उतर आया था। कनपट्टी की रगें तन कर फटने के करीब थीं। जब्त की हदूद को छूते हुए उन्होंने हाथ में पकड़े पेपर को मरोड़ दिया था। इस बार नहीं शाका, इंतकाम तेरा नहीं मेरा देखेगा तू। एक मामूली से एसपी के आगे तू नहीं टिक सका, तो एक बाप के मुकाबले तेरी क्या औकात है बुज़दिल इंसान। कमिश्नर अकबर पेपर वहीं संदूक पे फेंकते हुए घुर्राए थे। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।